नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ। हालांकि बदमाशी भरा वीडियो था। जैसे राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो गया था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। मतलब जो पूरी बात थी उनकी, उससे काट के थोड़ा सा पार्ट जोड़कर और वीडियो वायरल कर दिया गया था। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल किया गया कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार-बार बोलो। तो वो लाइन कोई और थी, लेकिन इतनी लाइन काट के वायरल हुआ। और वायरल इतना हुआ कि लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी पहली बार सच बोले हैं। असल में जब देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक झूठ बोलने लगे और जनता उस झूठ को पकड़ने लगे, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने दामन में झूठ की इतनी पोटली बाँध ली है कि लोगों को यकीन नहीं होता। आज घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने, संकल्प पत्र नाम दिया। उन्होंने कहा वो घोषणा लेकर आते हैं, हम संकल्प लेके आते हैं। तो मुझे 2014 से प्रधानमंत्री जी के संकल्प सारे याद आने लगे। भाइयों और बहनों, काला धन वापस आएगा तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। विदेशों में इतना काला धन है भारत का कि अगर हम उसको वापस लाएंगे तो मेरे और आपके खातों में 15 लाख आ जाएंगे। ऐसी दीवानगी थी इस लाइन पे लोगों की। लोगों को लग रहा था इधर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, इधर स्विस बैंक का ताला टूटा और हवाई जहाज भर भर के नोट आएंगे और हर व्यक्ति को 15 लाख आएंगे। 15 लाख मिल जाएंगे, खातों में आ जाएंगे। जब जनधन खाते खुले तो ये कहा गया इसलिए खाते खुलाए जा रहे हैं, 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन बाद में कह दिया गया कि 15 लाख रुपए तो जुमला था। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा चिंता मत करो, 2014 में कि मैं प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। यानी 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। नौकरी 50 लाख लोगों को भी ना मिली। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़े तलना भी एक तरह की नौकरी है। भाई तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या कर रहे हो घर में पड़े पड़े? एक ठेला लगाओ, पकौड़े तलो, ये भी तो रोजगार है। फिर सेना की ऐसी तैसी कर दी, अग्निवीर ले आए। वो कहा 4 साल बाद में नौकरी कर लो, 4 साल बाद ट्रेंड हो जाओ। अब ट्रेंड होके कहीं गार्ड लग जाओ, बीजेपी के दफ्तर में गार्ड लग जाओ। एक नेता है, उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो मध्य प्रदेश के नेता हैं। उनका हुआ था कि भाई हम भाजपा के दफ्तर में उनको गार्ड रख लेंगे। ऐसे ऑफर तो आतंकवादी संगठन भी देंगे, उनको एक बड़ी फौज भारत में मिल जाएगी जो 4 साल ट्रेंड करके आएगी। लेकिन सबसे मजेदार सपना हुआ था, मैंने वो याद आया आज जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में हर जगह बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो मुझे याद आया कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तब कहा था कि देश में बुलेट ट्रेन शुरू होने जा रही है। और जहां तक मुझे याद है 100-150 करोड़ रुपए बजट के में आवंटित कर दिए गए थे। 100-150 करोड़ का मतलब समझते हैं आप कितना रुपया होता है? और बाद में और रुपये डाला गया। 10 साल हो गए, बुलेट ट्रेन की पटरी मुझे तो नजर नहीं आई। हो सकता है आप में से किसी को नजर आ गई होगी, आप लोग बुलेट ट्रेन में बैठ चुके होंगे। लेकिन मेरे जैसे किसी इंसान को बुलेट ट्रेन की एबीसीडी भी नहीं पता, क्योंकि बुलेट ट्रेन का 10 साल तक दूर दूर तक कोई पता नहीं है। बुलेट ट्रेन चलेगी भी कहाँ? तो गुजरात टू मुंबई, मुंबई टू गुजरात। मतलब इस देश में कोई भी काम होगा तो वो गुजरात में होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब देश में ये नारा गूंज गया है कि माल कमाएगा गुजराती भाई और घंटा बजाएगा यूपी और बिहार का भाई। तो इन दो राज्यों में पकड़ा दिया गया, तुम घंटा बजाओ हम माल कमाएं। अयोध्या में टेंट सिटी बनेगा हजारों करोड़ का, वो गुजरात की कंपनी बनाएगी। बनारस में टेंट सिटी बनेगा तो गुजरात की कंपनी बनाएगी। मतलब देश में जितने बड़े ठेके होंगे वो सब गुजरात की कंपनी बनाएगी। और अब यह हाल हो गया है कि जनता का रिएक्शन जब आने लगा तो प्रधानमंत्री जी पहली बार घबराए हुए नजर आए। उनको समझ में आ गया कि सीएनडीएस लोक नीति जैसी संस्था ने भी माना कि देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। और यूथ है, वो यूथ गुस्से के मारे बेहाल है। तो जो आज घोषणा पत्र जारी किया प्रधानमंत्री जी ने,
उसमें तमाम ऐसी घोषणाएं करी जिनके अस्तित्व पे सवाल उठ जाता है। मतलब नई बोतल में पुरानी शराब प्रधानमंत्री जी ने पेश कर दी। मैं कुछ प्रमुख प्रमुख बातें आज बता देता हूं जो घोषणा पत्र में कही गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। युवाओं की आकांक्षा अब छोड़ी कहाँ है प्रधानमंत्री जी आपने। उसके सपने तो नौकरी का फॉर्म भर के और पेपर लीक होते होते टूट जाएंगे, खत्म हो गए हैं। आने वाले 5 साल में फ्री राशन की योजना जारी रहेगी। वो तो इसलिए जारी रहेगी, आपको वोट चाहिए। अगर राशन नहीं होता तो तब तक आपका बोरिया बिस्तर बंद गया होता। जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा। मैंने कम से कम 20 जन औषधि केंद्र देखे हैं जहाँ दवाइयाँ मिलती नहीं है, ताले बंद हो गए हैं। आप भी चेक कर लीजिएगा, अपने पड़ोस अड़ोस पड़ोस में जाइएगा, जन औषधि केंद्र देखिएगा कि वहाँ आपको कितनी जन औषधि केंद्र मिल रही है। विस्तार कितना भी हो जाए, दवा है ही नहीं। 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। आधे लोगों के कार्ड ही नहीं बने हैं तो इलाज कहाँ से मिलेगा। 70 साल की आयु के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, किसी भी वर्ग के हों। 70 साल की आयु के लोगों को आयुष्मान योजना में लाया जाएगा। और रेलवे में जो उनको रिजर्वेशन मिलता है वो खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी के लिए हजारों करोड़ का जहाज आ सकता है, हजारों करोड़ की नई संसद बन सकती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए छूट नहीं है कहीं पे भी रेलवे में। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया है। 2019 में पार्लियामेंट में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 2019 के बाद, अभी कहा कि 2019 के बाद, मंत्री जी ने कहा कि 2019 के बाद कितने लोग बेघर हैं इसका कोई रिकॉर्ड भारत सरकार के पास नहीं है। मतलब उन्होंने रिकॉर्ड ही रखना बंद कर दिया कि कितने बेघर हैं, कि हम क्या क्या मान रहे। पिछले 10 साल नारी को समर्पित रहे हैं, आने वाले 5 साल नारी की भागीदारी होंगे। लाए थे संसद में विधेयक की 1/3 नारी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की लिस्ट देख लीजिए, क्या 1/3 टिकट है, उसके आधे भी टिकट महिलाओं के लिए नहीं दी गए हैं। देश भर में महिलाओं के जो अत्याचार बढ़े हैं वो आप सबके सामने हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उनके संग बलात्कार किया गया, उनके शरीर के संग छेड़छाड़ की गई, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का माँ भी नहीं बोला और ना ही मणिपुर गए। 3 करोड़ बहनों को लखपति बीवी बनाने की गारंटी दी है। 3 करोड़ बहनों को लखपति बीवी बनाएंगे प्रधानमंत्री जी। बाद में कह देंगे ये चुनावी जुमला था, आप इस पे काहे यकीन करते हैं। उज्ज्वला योजना आगे रहेगी। मैं गांव गांव घूमा हूँ, भटका हूँ, देखा हूँ। गैस का सिलेंडर एक बार मिल गया, भरवाने के पैसे नहीं है क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है। तो काहे की उज्ज्वला योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। मालूम करिएगा किन के घर में सूर्य घर बन गया है, किसने अपने अपनी छतों पे वो लगवा लिए हैं सोलर प्लांट। पीएम किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। डेयरी सहकारी क्षमता की बढ़ाई जाएगी। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर के लिए किसानों की मदद करेंगे। धरती की माँ की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती पर बल दिया जाएगा। नैनो यूरिया के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यूरिया की बोरी सस्ती करी और उसमें 5 किलो यूरिया खत्म कर दी। लग गजब। किसानों का तो वो हाल, बुरा हाल किया है प्रधानमंत्री जी ने कि कोई सोच नहीं सकता। देश में जनजाति समाज के योगदान को मान्यता देते हुए जनजाति गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है। डिजिटल जनजाति कला अकादमी की स्थापना की जाएगी। आदिवासियों के मुंह पे पेशाब भाजपा शासित राज्यों में होती हुई हमने देखी है। 700 से ज़्यादा एकलव्य स्कूल बनाएंगे। भाजपा विकास और विरासत में भरोसा करती है। कितना विकास हुआ सब देख रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे पिछले 17 सालों में पिछले साल 17 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बने। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का काम जोर शोर से चल रहा है। उत्तर दक्षिण पूर्वी चारों राज्यों में एक एक बुलेट ट्रेन चली जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े हब भारत में होंगे। हम विश्व में बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरेंगे। जब युद्ध होता है तो हम अपने भारतीयों को सुरक्षा निकाल लाते हैं। चंद्रयान की सफलता देखी, गगनयान की संकल्प देंगे। भ्रष्टाचारियों पे एक्शन होता रहेगा। मतलब कहीं भी विपक्ष में भ्रष्टाचारी रह नहीं पाएगा। जो विपक्ष का होगा हम उसको वापस अपने यहाँ ले आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डालेंगे और उसको साफ सुथरा कर देंगे। तो आखिर इतना खराब घोषणा पत्र कैसे बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव सिर पर है। बुलेट ट्रेन जैसा जुमला फिर कैसे कह सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि वो बुलेट ट्रेन है कहाँ पे। 10 सालों में आप बना नहीं पाए
तो क्या इस देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? एक ऐसा संकल्प पत्र ले आए हैं जिसका कोई अस्तित्व ही समझ में नहीं आता। क्या है घोषणा पत्र? इस विषय पे बात करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं परिचय कराता हूँ, अजय शुक्ला जी देश के जाने माने बहादुर पत्रकार हैं, जो बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं वो। एक बड़े टीवी चैनल के ग्रुप के समूह संपादक रहे हैं। मेरे साथ हैं अरुण शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत ही तार्किक बातें करते हैं। सुनील शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम हमारे चैनलों में उनको देखते रहते हैं और बहुत ज्ञान का भंडार है। और संजीव श्रीवास्तव जी हैं, हमारे योग बहादुर 4 PM मध्य प्रदेश के संपादक हैं और आप सुनते रहते हैं। संजीव जी आजकल डिबेट भी कंडक्ट कर रहे हैं। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एक आँख का ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि स्ट्रिक्टली शो नहीं करना है 2 दिन तक। और मुझे एक बात बताऊँ, उन डॉक्टर ने कहा कि ये वाला चश्मा पहन के करना है। अब उन्होंने कहा ये चश्मा उतारना नहीं चाहिए और शो नहीं करना है 2 दिन तक। लेकिन मैं तो शो नहीं करता। प्रधानमंत्री जी आ गए सामने, घोषणा पत्र पढ़ दिया तो प्रधानमंत्री जी आ गए तो मुझे बोल नहीं था। मैं कहा आँख का ऑपरेशन हो गया है, इस आँख का ऑपरेशन हुआ है मेरा। तो एक बार एक्सीडेंट हो गया था बहुत पहले 99 में, तो उसके बाद 16 टाँके आए थे उसमें। उस टाँकों के ऊपर एक लेयर बनी हुई थी, उसको हटाया डॉक्टर ने। बोला 48 घंटे तक मेहरबानी करना। लेकिन मैं कहा मेरे प्यारे दर्शक हैं, ये मुझे ऊर्जा दे देते हैं। तो मैं आ गया, फिर ऑपरेशन कल रात को हुआ और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अरुण शर्मा जी, क्या शानदार बुलेट ट्रेन चलने वाली है, आपके लिए चल रही है अरुण जी खास तौर से। अब आप बताइए कि बुलेट ट्रेन में बैठ के आप कैसा महसूस करने वाले हैं और इस घोषणा पत्र पे आपका क्या कहना है? जी सर, मैं तो बचपन को याद कर रहा हूं। मुझे वहां के, हमारे पंजाबी में कहते हैं झूठे, तो जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को कहते हैं आ झूठे माइया करें। तो पैरों में बच्चों को बिठा के उसको ऊंचा उठाते हैं और फिर उसको नीचे ले आते हैं। वो झूले टाइप की झूठे माइया होती हैं। तो मुझे लगा आज मोदी जी झूठे माइया करा रहे हैं हमें इस उम्र में। और कह क्या रहे हैं सर? कह रहे हैं ये कि मेरे पास 15 लाख सुझाव आए हैं और 140 करोड़ भारतीयों के सामने नया संकल्प पत्र मैंने पेश किया है और कहा है कि इसमें 24 ग्रुप्स बनाए गए हैं इस संकल्प पत्र के, जिसमें 10 सोशल ग्रुप हर विषय पे 360 डिग्री एनालाइज करने के बाद 24 ग्रुप के में विषयों को बांटा है। 10 सोशल हैं जिसमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, मछुआरे, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन, पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग शामिल हैं। सर ये जो 360 डिग्री घुमाया है ना इन्होंने गोल गोल, बस यही इनकी कला है। ये दुनिया को गोल गोल घुमाते रहते हैं और अपने जो है वो मंत्र देते रहते हैं। अर्थात नया लिफाफा, अंदर कुछ नहीं। बेटी की शादी है, शादी में गए हैं, भोजन करेंगे और कुछ भी बिटिया को दक्षिणा देंगे नहीं और हाथ पहुंचेंगे और घर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा संकल्प पत्र है। और कहते क्या है कि हम क्या करेंगे? देश से संबंध आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। सर कौन सी बाहरी सुरक्षा हो रही है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आज भी एक्सट्रीमिस्ट बम फोड़ रहे हैं, आज भी अटैक हो रहा है सीमाओं पर। और ये कहते हैं समृद्ध भारत, इज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास करेंगे। गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्वस्थ भारत, शिक्षा, खेल, सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को रखा है इसमें। सर आप देखें कि पहाड़ों की दुर्दशा है क्या? पीने का पानी मिलता नहीं है और ये 3 करोड़ जो है लखपति दीदी बना चुकी। कम से कम 1 करोड़ के फोन नंबर और एड्रेस ही दे दो ताकि हम वेरीफाई करने चले जाएं। और 3 करोड़ और घर बनाने की बात कर रहे हैं। 4 करोड़ घर बनाकर दे चुके। मध्य प्रदेश में बहुत सारी वीडियोज आई हैं जहां पर हमारी बूढ़ी माएं ये कहते हुए सुनती हैं
कि साहब मुझे तो कुछ मिला नहीं, देख लो मेरा ये 3 टप्पर का घर, कौन सी दीवार, कौन सा घर, कौन सी रसोई, कौन सा शौचालय, हमें तो समझ में नहीं आया। 650 घरों का जहां सर्वे हुआ वहां मात्र 13 घर मिले बने हुए, और ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष थे उनकी मिली भगत से उन घरों को खा पी लिया गया, उसका एक भी ईंट, एक भी नींव नजर नहीं आई। अब इनका अगर टोटल संकल्प पत्र अगर पढ़ा जाए तो बहुत देर लगेगी, परंतु वो कहते हैं आज बहुत शुभ दिन है, आज वैसाख का महीना है, असम में बिहू है, उड़ीसा में पाना संक्रांति है, केरल में विशु है, तमिलनाडु में पुथाडू है। हर जगह हर्ष का दौर है, हर जगह खुश है, कहीं कोई दीनहीन मिलेगा ही नहीं। आप अपना कैमरा ले जाएं, आपको हर जगह खुशहाली मिलेगी। वो शायद इनके कैमरे में ही कैद होती है और कहीं कहीं कैद ही नहीं होती। और क्या कहते हैं, आज मां कात्यायनी अपनी दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए है। सर इनको किसी ना किसी बहाने कमल लेकर आना है। आज छठा नवरात्रा है, मां कात्यायनी की पूजा होती है। बहुत वर्षों तक मैं बाबा नागपाल की सेवा में रहा, वहां मेरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी होती थी। ये कौन सी कात्यायनी मां की बात कर रहे हैं? ये महिला के साथ जोड़ते हैं, महिला जो विधेयक लेके आए हैं उसकी असलियत ये है कि वो 2029 से पहले लागू नहीं होने वाला। ये जो लिफाफा खाली रख दिया महिला उत्थान के नाम पर, ये समझ में किसी के भी नहीं आ रहा। और ये जो लिफाफेबाजी कर रहे हैं उसका उसका कहा क्या जाए, क्या विवेचना की जाए? राजनाथ जी की टीम कह रही है कि लाखों सुझाव भेजने वालों का मैं अभिनंदन करता हूं। सर कोई लाखों में कोई लिस्ट तो दिखा देते। ये जो लाखों आपने मन घर घर में बैठ के मन माते बता दिया कि लाखों लोग जुड़ गए, ये तो कांग्रेस की नकल टीप रहे हो आप। और उन्होंने तो, राहुल गांधी ने, मेरे पास एक वीडियो आया उनकी तरफ से जिसमें रात के 12 बजे उन्होंने अपने पत्र को, घोषणा पत्र को पढ़ा और लोगों से बातचीत की, लोगों ने उनको जवाब दिए। मोदी जी उसी तर्ज पर नकल करते हुए पकड़े गए। मुझे लगता है अगर मैं एग्जामिनर होता तो इनको 15 साल के लिए इससे बाहर कर देता। रेस्टिगेट जैसे हमारे टीचर नकल करने पर कर दिया करते थे। और युवा कहते संकल्प पर है क्या? संकल्प पत्र युवा, नारी, गरीब, किसानों को सशक्त करता है। सर क्या ये विटामिन की गोली बांट रहे हैं क्या? हमारे युवा आज बेरोजगारी में दर दर भटक रहे। आप खुद प्रोग्राम कर चुके इस पे बेरोजगारी पर। 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो हमारे मध्यम वर्ग के, मध्यम आयु के लोग हैं, उनके पास 42% के पास नौकरी नहीं है। और तो और छोड़ो, तुर्रा उस पर यह है कि नौकरी ढूंढनी छोड़ दी उन्होंने। क्यों छोड़ दी? क्योंकि ये नौकरी देने में विश्वास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने, कहते हैं, मैनिफेस्टो को, शुचिता को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब आपकी शुचिता कहां गुम हो गई सर? वो तो बताओ, वो नैतिकता गई कहां आपकी? आप खुद मान रहे हैं कि आपकी नैतिकता चली गई। और क्या कहते हैं, गैस का चूल्हा देने की ताकत हमें मिली है। सर वो तो पैसा आप किश्तों में वसूल कर लेते हो जो गैस का चूल्हा देते हो। सच्चाई तो यही है। 25 साल का कह रहे हैं ठेका हमें फिर से दे दो। सर इनको 25 साल का ठेका दे दिया ना, तो मैं आपको एक बात बड़ी सच्ची सच्ची बोल रहा हूं, मेरी आपकी चमड़ी को ये उस तरह से खुरच खुरच के उतार देंगे, चमड़ी की पहली दूसरी लेयर रहने नहीं देंगे। जैसे कसाई भाइयों के यहां मुर्गा टंगा रहता है, ये ऐसे हमें खुरच खुरच कर टांग देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और क्या कहते हैं कि सेवक के नाते करूंगा मैं अब काम, सांसद होने के नाते काम करूंगा। तो अभी तक आप किस नाते कर रहे थे? आप अपने आप को सांसद नहीं मानते रहे क्या? आप सेवक नहीं मानते रहे क्या? ये नया जो शगुफा आप छोड़ रहे हैं,
जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप एक बार ठहर कर सोचे तो सही। परंतु बात क्या है, बात यह है कि अपनी हर उस जिद को, अपने उस हर अड़ियल पने को जनता के ऊपर लादना है। इनको यह नहीं पता कि भारत की आबादी 144 करोड़ 80 लाख हो गई है। 140 करोड़ का राग गाएंगे, पुराना टेप चलाएंगे। आपने पहले पुराने रिकॉर्डर देखे होंगे, उसकी सुई जहां अटक जाती थी उससे आगे नहीं जाती थी। इनकी भी सुई वहीं अटकी पड़ी है, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल ठीक है। बीच में अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बयान आया है, सुनते हैं कि अंशु अवस्थी जी क्या कह रहे हैं इस घोषणा पत्र को लेकर। जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो लाना ही पड़ा। चुनाव के जब अभी कुछ दिन बचे हैं, प्रथम चरण के 19 तारीख को चुनाव है और आज 14 तारीख को लाए, इसी से समझा जा सकता है भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। उस फोटो एल्बम में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो तो लगाई, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की झूला झूलने की फोटो नहीं लगा पाए, जिस चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत ही 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब और उनको राशन देने से हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया। 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे युवाओं से, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के, किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून, कर्ज माफी, किसानों की आय दुगनी, महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम वादे, देश को अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, लेकिन वो सब जुमला साबित हुआ। इसीलिए इस बार के मैनिफेस्टो में युवाओं के रोजगार की बात तक प्रधानमंत्री और मैनिफेस्टो में नहीं कर पाए। किसानों की एमएसपी को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठा प्रचार हवा हवाई किया गया है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, कुछ भी नहीं मैनिफेस्टो में है। इस देश को कैसे आगे ले जाना है, बीजेपी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज मोदी का और भाजपा का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए अमेरिका और प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी का जो असली मैनिफेस्टो है वो उद्योगपतियों के ऑफिस में है। ये सिर्फ दिखावा है, जैसे 2014 और 2019 का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, ये भी उसी तरीके से जुमला साबित होगा। भाजपा की विदाई तय है, भाजपा स्वयं हार मान चुकी है, इसलिए इतना देर में मैनिफेस्टो ला पाए। कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, जनता उस पर वोट करने जा रही है, जो हमारे 5 न्याय 25 गारंटियां हैं। अब बीजेपी का कोई भी शगुफा चलने वाला नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोग जो हैं वो कहते भी यही है, कहना भी ये चाहिए कि बीजेपी का शगुफा चलने वाला नहीं है। राजस्थान के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी बयान आ गया है, सुने उनका क्या जो पॉइंट आए थे पूरे यात्रा के दौरान में, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उस निचोड़ के रूप में कांग्रेस ने टाइमली 5 अप्रैल को मैनिफेस्टो जारी कर दिया और 5 न्याय और 25 गारंटी दी जो शानदार है, चाहे वो एमएसपी की बात भी क्यों नहीं है किसानों के लिए। इधर कमीशन का भी एक एडवाइजरी है मैनिफेस्टो जारी करने की। आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जब 4 दिन बाकी है चुनाव के पहले फेज के, तब आप मैनिफेस्टो बना रहे हो। 10 दिन पहले आपने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई मैनिफेस्टो की, 10 दिन मैनिफेस्टो बन गया इनका। 140 करोड़ जनता है, उस बड़े मुल्क का मैनिफेस्टो 10 दिन में बन गया इनका। इसका मतलब है मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो इनका है और मोदी की गारंटी सब फेल हो रही है। ये बात तो ठीक है कि मोदी की गारंटी 15 लाख से लेके और 2 करोड़ नौकरी तक एक के बाद एक फेल होती जा रही है। अजय शुक्ला जी, 10 दिन में मैनिफेस्टो बना दे देश का। कांग्रेस ने बहुत लंबा समय लिया, लोगों से बातचीत करी और लोगों से पूछा, उनके सुझाव आमंत्रित किए। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी के घोषणा पत्र को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? क्या बहुत शानदार है या बहुत खराब है? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस मूर्ख है। वो इतनी मेहनत करती है, दुनिया से बात करती है, सब कुछ करती है और उसके बाद मैनिफेस्टो बनाती है। उसे
भाजपा से सीखना चाहिए। कुछ नहीं, जब करना ही नहीं है तो किसी से क्या पूछना, क्या राय लेनी, क्या इकोनॉमिस्ट से बात करनी, क्या करना कि हम इसे कैसे करेंगे, यदि हम घोषणा करेंगे तो इसका इकोनॉमी कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इन सब पे रिसर्च कराना, दुनिया के अर्थशास्त्रियों से बात करना और ये करना। तो साहब ये कांग्रेस मूर्खता करती है। भाजपा की तरह से आप देखिए, आए, कहा, आज घोषणा हुई कि हाँ भाई इनके नेतृत्व में कमेटी बनाए। पिछली बार 3 दिन पहले आया था चुनाव के, इस बार 4 दिन पहले आ गया है। आप बधाई दीजिए, 1 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, घोषणा, अब जब घोषणा पत्र पे ही बात हो रही तो संकल्प पत्र तब दिया था पहली बार, दूसरी बार संकल्प पत्र, और इस बार मोदी की गारंटी है। नाम देखिए जिस तरह से चेंज होते हैं। पहली बार के घोषणा पत्र में यदि आप देखेंगे तो ये तस्वीरें हुआ करती थी 2014 में। 2019 के घोषणा पत्र में जो था ये तस्वीर हो गई थी, और 2024 का घोषणा पत्र हो गया। तो आपको ये दिखा रहा हूं, मैं हवा में बातें करने का आदी नहीं हूं, तथ्यों पर रिसर्च करता हूं। आप देखिए क्या कहा था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मांग, तो जो इनका फर्स्ट, जो पहला नंबर 1 पे था वो था महंगाई। महंगाई की स्थिति क्या है, उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। चूंकि लेट नाइट जगता हूं तो इसलिए पेट में कई बार कब्जियत रहती, तो मैं ईसबगोल खाता हूं। तो ईसबगोल का जो पैकेट मुझे 90 रुपए का 200 ग्राम मिलता था, वो आज 400 रुपए का 200 ग्राम मिल रहा है। रेट बता दे रहा हूं, 90 रुपए का मिलता था, वो आज 400 रुपए का मिल रहा है 200 ग्राम का। एक उदाहरण। इसके अलावा बाकी आप चीजें देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, तेल देख लीजिए, दाल देख लीजिए, चावल देख लीजिए, जो हम लोग अपने उसमें यूज करते हैं, रूटीन में यूज करते हैं। किसी भी महिला से पूछ लीजिए, वो बता देगी। फिर गैस सिलेंडर से लेके बाकी। ठीक बात है, मुझे लग रहा है शायद अजय जी का कुछ नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ गई। जी बढ़िया। जी अजय जी, हाँ आप कंटिन्यू करिए। तो वो शायद ट्रांसफार्मर कुछ वो तार वार टूट गया है। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ी चीज ये है, तो ये महंगाई वाली बात इन्होंने जो नंबर 1 पे रखी थी, नंबर 2 पे रोजगार रखा था और उद्यमिता रखी थी। 2 शब्द रखे थे, नाम था रोजगार और उद्यमिता। इसमें 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही गई थी। उद्यमिता के लिए कहा गया था कि किस तरह से एमएसएमई सेक्टर से लेके सबको कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। हम कहते हैं हुजूर 50 लाख का आप बता दीजिए हर साल, छोड़िए आप 50 लाख, 25 लाख बता दीजिए, छोड़िए 25 लाख, 10 लाख बता दीजिए। तो हुजूर वो छोड़िए, स्थिति ये हुई कि पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के टोटल 1.5 करोड़ करीब जो है 1.5 करोड़ पद, जो स्वीकृत पद थे, वो खत्म कर दिए। यानी 1.5 करोड़ तो रोजगार यूं बाहर हो गया। 30 लाख पद जो अभी सैंक्शनड हैं वो खाली पड़े हुए। टोटल नौकरियां दी वो 9 लाख दी, और 9 लाख में भी 4 लाख नौकरियां वो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर दी, और जो 5 लाख नौकरियां दी, उन 5 लाख नौकरियों में 2 लाख लोग आज भी नियुक्ति ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हैं, चाहे रेलवे में देख लीजिए और तमाम डिपार्टमेंट में देख लीजिए। दूसरी चीज तो साहब ये है, उद्यमिता की स्थिति ये है
कि इस देश का 36% एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया। तो साहब यह नरेंद्र मोदी की का संकल्प है, संकल्प बता रहा हूं। इसके बाद में काला धन में, इसके बाद में तीसरे नंबर पे था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार 2 ही दिन पहले रिपोर्ट आई है और भारतीय मतलब जो भारत सरकार का ही एक उद्यम है, जो उसकी रिपोर्ट है कि 55% लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया था, बढ़ गया है। और इसके उदाहरण किसी से भी, हम सबके दोस्त हैं, तमाम अफसरों से दोस्त हैं, तमाम कर्मचारी दोस्त हैं, तमाम बाहर के लोग दोस्त हैं, पूछ लीजिए कि रिश्वत की स्थिति क्या है। अब तो रिश्वत के रेट लिस्ट खुलेआम लेते हैं, अब कोई अंडर टेबल नहीं कहता है। अब तो पहले कहता है कि यार दोगे क्या ये बताओ। तो आप समझ लीजिए। और नरेंद्र मोदी सरकार में ही लॉ कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि सही काम के लिए यदि रिश्वत ली जाती है तो वह रिश्वत नहीं मानी जाए। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा कि उसने यह सिफारिश की नरेंद्र मोदी सरकार में, यानी भ्रष्टाचार को बिल्कुल विधिक बना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सच सामने आ चुका है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। इसके अलावा बाकी तमाम भ्रष्टाचार, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे दूसरे और तमाम घोटाले हो, उन सबका भी सच सामने है। तो 30 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी के अंडर में किया है। उनकी सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, 30 लाख करोड़। एक चीज तो ये मोदी की गारंटी, अजय जी यही वाली गारंटी है, मोदी की गारंटी है। फिर कहा था काला धन वापस लाएंगे। साहब आप बता ही रहे थे, आज नेट जो है वो ये काला धन की बात कर रहे थे। काला धन की स्थिति क्या हुई? टैक्स हेवन कंट्रीज की बैंकों में जहां काला धन कहा जाता है, वहां पर 4 गुना धन बढ़ गया, 4 गुना। आप इससे समझ सकते हैं कि काला धन की स्थिति क्या हुई। इसके बाद आइए, इन्होंने कहा था निर्णय और नीतियों में अपंगता यह एक चुनौती है, इसको हम दूर करेंगे। आज हालत क्या है? किसी चीज पर सही निर्णय हो ही नहीं पा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार हर जगह अपंग दिखाई दी। चाहे देश का कोविड का दौर हो, चाहे इस देश का जब इलेक्टोरल बॉन्ड घोषित करने के, उस सार्वजनिक करने की बात हो, पारदर्शिता की बात हो और सारी चीजों की बात हो, तो आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है। कमजोर वितरण प्रणाली, आज जो कहते थे उसको फिर गया नेटवर्क। आज दोबारा बुलाऊंगा सुनील शुक्ला जी, जो अजय जी बात कर रहे हैं। असमानता का डाटा है, वो वैश्विक मंच पर कहता है कि आज भारत असमानता के मामले में बहुत बुरी स्थिति में है। हालत यह है, धनवान और धनवान और धनवान और धनवान होता जा रहा है और गरीब गरीब और गरीब, मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा है। यह स्थिति कर दी है। विश्वसनीयता का संकट आज सबसे ज्यादा है। विश्वसनीयता का संकट जिसको खत्म करने की बात कही थी, कहा था कार्य योजना की मजबूती। आज स्थिति यह है कि कोई कार्य योजना ही नहीं रह गई, मजबूती की बात छोड़िए। फिर कहा था टीम इंडिया बनाएंगे। साहब हिंदुस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है। कहीं मणिपुर के नाम पे टुकड़ा हो रहा है, कहीं कश्मीर के नाम पे हो रहा है, कहीं लद्दाख के नाम पे हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। तो आज घर घर में टुकड़े हो गए हैं। तो यह जो है टीम इंडिया बनाई है। फिर कहा था केंद्र राज्य संबंधों में और ज्यादा वो आएगा, मधुरता आएगी। स्थिति ये हुई है कि केंद्र राज्य संबंध आज इतने कटु हो गए हैं कि तमाम राज्य सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस बात के लिए कि साहब न्याय दो, हमारी फाइलें राज्यपाल रोके हैं, वहां से हमें हमारा
जो टैक्स का हमारा पैसा है हमें नहीं मिल रहा है, और तमाम सारी चीजें। इसके बाद में राष्ट्र का एकीकरण करने के बजाय तोड़ने का काम हुआ है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। विकेंद्रीकरण कहा था, आज विकेंद्रीकरण की बजाय एक जो है केंद्रीकरण हो गया, सारी शक्ति मैं एक अकेला। मैंने नहीं कहा था, नरेंद्र मोदी ने ही संसद में कहा था। तो साहब इसके बाद व्यवस्था सुधार, सुशासन, पारदर्शी पूरी सरकार की बात की थी। आज पारदर्शिता की यह स्थिति है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब सच बताना था, साफ सिर्फ डाटा देना था, अरे उसके लिए पूरा जोर लगा लिया न देना पड़े। और साहब प्रधानमंत्री 10 साल के अंदर इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पारदर्शी हुआ। ऐसे ही तमाम सारी चीजें हैं, अब यदि गिनाएंगे, क्योंकि अब मैं आ जाता हूं सीधे 2019 पे डाल के फिर आता हूं। 2019 में भी कमोबेश यही कहा था, आतंकवाद पर सुरक्षा नीति, आज तक उस पर कोई नीति नहीं बनी है। इसके बाद कहा था कृषि और किसान कल्याण, सबसे बड़ी बात, आज किसान और कृषि कल्याण की स्थिति क्या है, यह 100 किसान वहां मर गए, और जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूरा विरोध है, सारी चीजें हैं, वो स्पष्ट करता है। अर्थव्यवस्था को कहा था कि उस समय कहा था कि तीसरी बनाएंगे 2019 में, आज फिर कह रहे हैं कि तीसरी बनाएंगे 2024 में। तो आप समझ लीजिए 5 साल पहले भी वही कह रहे थे, कुछ नहीं बना पाए, उल्टा भारत को कर्जदार अर्थव्यवस्था बना दिया है कि 250 लाख करोड़ की कर्जदार भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके बूते जो है 5वीं अर्थव्यवस्था हम खड़े हैं। तब भी कहा था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, आज तक 5 ट्रिलियन की नहीं हुई। 2019 में भी यही कहा था। मेक इन इंडिया कहा था, मेक इन इंडिया की स्थिति आज तक नहीं हो पाई है। और चलिए छोड़िए, इसके बाद आ जाइए बुनियादी भारत की, नए भारत की बुनियाद की बात की थी, जो तमाम स्मार्ट जो सिटीज की और दूसरी चीजों की आज तक कहीं नहीं हुआ है। कहा था जल शक्ति, मार्ग शक्ति, रेलवे शक्ति, हवाई अड्डे, तटीय क्षेत्र विकास, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी। आज हालत यह है कि इनमें से कोई चीज सही नहीं। हम आप चर्चा कर रहे हैं, इतने में ही मेरा आपका कितने बार डिजिटल कनेक्टिविटी टूटी है, ये आप खुद देख लीजिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। स्वस्थ, और मैं उस शहर में बैठा हूं जो हिंदुस्तान का पहला स्मार्ट 50 में बनाया गया था, तो आप समझ लीजिए उसकी ये हालत है। स्वस्थ भारत की बात की थी 2019 में, और स्वस्थ भारत की बात यह हुई कि हमारे देश को जब इलाज की जरूरत थी, लोग मर रहे थे, न दवाएं मिल रही थी, न ऑक्सीजन मिल रहे थे, न बेड मिल रहे थे, न हॉस्पिटल मिल रहे थे, न डॉक्टर मिल रहे थे, और इस हालत में लोग थे। 50 लाख लोग मर गए, ये वैश्विक आंकड़ा है भारत में। नरेंद्र मोदी के इसी स्वस्थ भारत की कृपा है ये, और बाकी चीजें वैसी हैं, जो बातें अभी रिपीट करी हैं वही हैं, कुछ है नहीं, कोई नई चीज नहीं। अब आ जाइए आज की बात पे। आज की बात जब वो करते हैं तो कहते हैं गरीब परिवारजनों की सेवा। तो साहब कैसे सेवा करेंगे? 5 साल और हम आपको 5 किलो अनाज का भिखारी बनाकर रखेंगे, मतलब हम आपको इस काबिल नहीं बनने देंगे कि आप खुद कहें कि हमें किसी से भीख नहीं चाहिए, हम शान से रहते हैं, खाते हैं। आप भिखारी बन के रहेंगे, हम आपको सक्षम नहीं बनने देंगे, ये पूरा कहते हैं। और इसमें इसी तरह की स्थिति है, कहीं पर भी एक ऐसी चीज नहीं जिससे कहा जाए नारी शक्ति वंदन। कहते हैं उज्ज्वला योजना का बखान करते हैं, जो पिछली बार भी कर रहे थे। 3 तलाक की कुप्रथा खत्म करने की कह रहे थे, आज ये स्थिति, आज भी वहीं खड़े हैं, मतलब कुल मिला के सब वहीं खड़े हैं। फिर कहते हैं युवाओं के लिए नए अवसर, और साहब जब युवाओं के लिए नए अवसर कहते हैं तब जरूर हंसी आती है कि आप तो रोजगार खत्म कर रहे हो, आप
बर्बादी में झोंक रहे हो। आज हम नहीं कह रहे हैं, आज वैश्विक आंकड़ा कहता है कि भारत का 83% युवा बेरोजगार है और जो 17% के पास रोजगार है उनमें से 12% स्वरोजगार वाले हैं। यानी आपने तो कुछ दिया नहीं, छीना है। तो यह अपने आप में सबूत है। इसके बाद आ जाइए किसान का सम्मान। अब किसान का कितना सम्मान हुआ इस पे मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, इस पर पूरा देश देखा है किसान को क्या सम्मान मिला है और क्या करेंगे। तो यानी आपको सिर्फ बर्बाद करेंगे, किसानों को बर्बाद करेंगे। फिर कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम सब ने देखा है कि इस देश में कैसे कैसे एक दूसरे के साथ में तोड़ा गया सबका साथ की स्थिति तो छोड़िए, सबको एक बराबर जगह देने की भी बात छोड़िए, कम से कम जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने दीजिए, वो भी स्थिति नहीं छोड़ी। तो आप इससे समझ सकते हैं कैसे बर्बाद किया है इस देश में। फिर सुरक्षित भारत, साहब वही बात 2014 में कही थी, वही 2019 में कह रहे हैं, वही 2000, ये इसका मतलब 10 साल में आपने कुछ नहीं किया है। इसके बाद में भी विकास भी, तो जैसा अभी बता रहे थे विरासत और विकास की कि हम अयोध्या का राम मंदिर होगा, प्राचीन इफ्तार करेंगे, ये कहानियां बता रहे हैं, इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। तो साहब इसको करके आप जो बता रहे हैं वो वास्तव में झूठ और मक्कारी का पुलिंदा मात्र है, इसके नहीं है। इसके बाद में मजबूत अर्थव्यवस्था, वही बात जो मैं बता चुका हूं, आज भी वही स्थिति है कि कर्ज में डुबो के हमारे ऊपर टैक्सेस थोप के और करके हमें कोई सामाजिक सुरक्षा दिए बिना इस तरह की बात करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। इसके बाद वैश्विक मंच पर भारत की साख, साहब वैश्विक मंच पे इसकी साख की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हंसी आती है। जो एक सबसे बड़ा मानदंड माना जाता है दुनिया में कि आपकी साख कितनी है नहीं है, वो पासपोर्ट है। और पासपोर्ट की जो हमारी वैल्यू हुआ करती थी 2013 में, आज उससे गर्त में चली गई। आज हमारी वैल्यू इतनी बुरी है कि संजय जी आप बैठे हैं, आप खुद बताइए, आपको एक आमंत्रण आया और उसके लिए आमंत्रण पर, अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर जाने के लिए आपको वीजा मिलने में कितनी कठिनाई हुई, आप यह खुद समझ सकते हैं। और किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है इससे आप समझ सकते हैं। और जिस G20 के नाम पर और सबका जिक्र कर रहे हैं, 83 याद आता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 125 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को बुलाया था, सम्मेलन किया था। यहां 20 को बुलाना था तो 20 में भी सिर्फ 8 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आए, बाकी किसी का मंत्री आया, किसी का संतरी आया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू है हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया में। ये तो यानी झूठ, मक्कारी से भरा यह मैनिफेस्टो है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। गजब गजब अजय जी, आप तो आज इतना बढ़िया बोल रहे थे। मैं बीच में कई बार सोचा कि सुनील शुक्ला जी और संजीव जी कह रहे होंगे हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था आपको रोकने का। आप इतनी धारा प्रवाह और इतनी शानदार तरीके से बोल रहे थे। इस बीच में प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद का एक बयान आया है, वो सुन लूं, फिर मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास चलता हूँ। और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई ये नियंत्रण में ला रहे थे, महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई। तो जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या महत्व। तो पिछले 10 सालों में गरीबों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई, जिनको गरीब मुफ्त योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। जो गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए। कांग्रेस वचनबद्ध है उसके लिए, परंतु गरीबों की संख्या बढ़ी क्यों
और उसका अगर कोई दोषी, कोई गुनहगार है तो मोदी सरकार। ठीक बात है। अगर कोई गरीबों की इतनी बड़ी संख्या होती जा रही है तो सरकार ही जिम्मेदार होगी। सुनील शुक्ला जी, माफी चाहता हूँ आपको मैंने इतना इंतजार कराया, लेकिन आज के घोषणा पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद संजय जी। जो घोषणा पत्र समिति के केवल 2 बैठकों में कंप्लीट हो जाए, उसको पूरा कर दिया जाए, तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घोषणा पत्र को लेकर के सत्तारूढ़ दल कितना गंभीर है। सत्तारूढ़ दल ने अपने इस घोषणा पत्र में सन 2014-2019 में जो सरकारें इनकी बनी, पिछले 10 सालों से सत्ता में है, उसके द्वारा किए गए किसी कार्य का हवाला नहीं देती। जो लोगों के सवाल हैं, जिससे चुनाव प्रभावित है, लोग जिसको मुद्दा मानते हैं, उस पर कोई बात नहीं करती। इसमें सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, इस पर कोई बात नहीं होती। क्या जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को एड्रेस किए बगैर, उस पर कोई आश्वासन दिए बगैर, उस पर अपनी नीति साफ किए बगैर आपका घोषणा पत्र पूरा होता है? नहीं पूरा होता। आप केवल एक आर्टिफिशियल तरीके से अपनी बात को कह लें और कहने का प्रयास करें, इससे बात तो नहीं बनती। और उसमें कितना खोट है, तो कितने होल कह सकते हैं कि आप रेल की स्थिति, आपने कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, वो बुलेट ट्रेन से वंदे भारत पे आप आ गए। दूसरी चीज कि वंदे भारत ट्रेन क्या देश के आम नागरिकों के लिए है? जो लोग वंदे भारत ट्रेन से चलते हैं, उनसे उनका किराया पूछ लीजिए। अब ये 3 तरह की ट्रेन चलेगी, स्लीपर अलग चलेगी, चेयर कार अलग चलेगी और मेट्रो वंदे भारत अलग चलेगी। उसकी कीमतें समझिए आप कितनी है। रेल यात्रियों के बारे में आप कितने गंभीर हैं कि कोरोना काल में वापस किया गया सीनियर सिटीजन का कंसेशन आज तक वापस नहीं हुआ और हजारों करोड़ रुपया सरकार ने इस पे बचाया। अगर आप टिकट कराते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता, टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है, उस पर सर्विस चार्ज के नाम पर कितने रुपए आपके कट जाते हैं। जो सर्विस आपको मिले ही नहीं, उसके नाम पर आपके पैसे कट जाते हैं। कोई सुधार की बात नहीं। ये सरकार कह रही है कि हम 5 लाख रुपए का जो उनका आयुष्मान भारत है वो सभी नागरिकों को देंगे, तो बीजेपी कांग्रेस उसको 25 लाख कह रही है। वो तो 5 लाख की बात कर रही है, 25 लाख कर रही है और पूरे देश में कह रही है लागू करने के लिए। राजस्थान में करके दिखा दिया और कह रही है पूरे देश में लागू करेंगे, तो कौन आपको सुनेगा और क्यों सुनेगा? शिक्षा के बारे में आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती चली जा रही है। शिक्षा सर्वसुलभ हो, सस्ती हो और सबके लिए उपलब्ध, उसका आधारभूत ढांचा मजबूत हो, उसकी बात आप नहीं करते। जो शिक्षण संस्थाएं इस देश की सबसे मजबूत हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी प्रतिष्ठा है, उनको कमजोर करने की आप कोशिश करते हैं। शिक्षा पे भी आपका कोई ध्यान नहीं है। अभी दवाओं के बारे में बात किया जाए शुक्ला ने, इसबगोल की भूसी अगर 200 रुपए से 400 रुपए बिकने लगी है, तो बाकी दवाओं की आप कल्पना कर लीजिए कैसे हो पाएगा वो, कितनी कीमतें उनकी बढ़ी होंगी। जन औषधि केंद्र, जन औषधि परियोजना के नाम पर आप अपने पार्टी का भले प्रचार, जन औषधि की जो दवाएं हैं उसको पढ़ लीजिए, उसमें पीछे लिखा होता है भाजपा, बाकायदे लिखा होता है भाजपा। और उसकी स्थिति यह है कि जिन जगहों पर, जिन सरकारी संस्थानों में यह जन औषधि की दवाएं दी जा रही हैं, बड़े पैमाने पर लोग उसको वापस कर देते हैं। बड़े पैमाने पर बोरे के बोरे औषधियां वापस हो जा रही हैं। माने गोया कि आप उनकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना। दवा आदि व्यक्ति लेता है स्वस्थ होने के लिए, दवा इस बात के लिए थोड़ी लेता है कि हमको दवा बस लेनी है और कुछ भी दे दिया जाए। तो उन जन औषधियों को मान लेते हैं कि आपने सस्ता करने की कोशिश की, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता बरकरार नहीं रखेंगे तो कैसे संभव है? विदेश नीति के आधार पर देश राजनीतिक दलों घोषणा पत्र नहीं बनते हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो छाप करके घोषणा पत्र को आप चाहते हैं कि प्रभावी हो जाए, संभव ही नहीं है। वो लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने महिलाओं, आप कहते तो हैं कि महिलाएं आपकी प्राथमिकता में हैं, गरीब कमजोर आदमी आपकी प्राथमिकताओं में है, किसान आपकी प्राथमिकता में है, तो क्या आप एमएसपी के बारे में कोई बात कर रहे हैं घोषणा पत्र में?
किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में कोई चर्चा या सरकार कर रही है? काला धन खत्म करने की बात आप करते थे, लगातार कहते चले आ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई को मानते हैं। पिछले 10 सालों में किस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते थे, उन सभी को आपने अपने साथ जोड़ लिया और उनको महिमा मंडित कर दिया, सत्ता में साझेदार बना दिया, पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया। 25 लोगों के नाम तो अखबारों में छपे कि किन किन लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार रहा। तो ये जो भ्रष्टाचार का आपका नारा था, वो उसका कोई मतलब नहीं है। काला धन के नाम पर आप 1 रुपया लाए हो तो बताएं। अभी मैंने बयान छपा कि स्विस बैंक में भारतीयों के द्वारा जमा किए जाने वाले पैसे की राशि बढ़ गई। कौन लोग हैं जो जमा कर रहे हैं वहां? जो टैक्स हेवन कंट्रीज कही जाती हैं, वहां से पैसे का आना जाना बढ़ गया। तो क्या ये काले धन के ऊपर रोक लग गई? आप कोई ऐसा मुद्दा हो जो 2014 में या 2019 में जिनकी आपने बात की हो, उस किसी बात को पूरा करते हुए दिखे हो। आपने यूसीसी को फिर आपने अपनी प्राथमिकता बताई है। यूसीसी को लेकर के अगर आपकी प्राथमिकता होती तो विभिन्न राज्यों से आप इसको क्यों लागू करवाते? उत्तराखंड की सरकार अलग कर रही है, असम की सरकार अलग लागू कर रही है, कोई सरकार अपनी समिति बना रही है। क्या संभव है कि राज्यवार इसको लागू कर लें? तो एक केवल और केवल आप एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं अपने लिए। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो घोषणा पत्र है, जो बीजेपी की और मोदी जी की जिस वर्ग में लोकप्रियता है, उस वर्ग के लिए। अभी सीसीडीएस का एक रिपोर्ट है, एक सर्वे आया, उसमें प्रधानमंत्री जी की और राहुल गांधी की लोकप्रियता की अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे बड़ा अंतर अमीर लोगों में है। अमीर लोग प्रधानमंत्री जी को सर्वाधिक पसंद करते हैं। राहुल गांधी की तुलना में अगर आप करेंगे तो बहुत अंतर है। तो ये अगर आप उनमें लोकप्रिय हैं, कारपोरेट में आप लोकप्रिय हैं, तो आपका घोषणा पत्र भी उन्हीं के लिए है। इससे आम आदमी को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को कोई चीज मिलती हुई दिखती नहीं है। अर्थव्यवस्था के बारे में आप कोई बात नहीं करते कि अर्थव्यवस्था को आप बेहतर कैसे करेंगे, गिरते हुए रुपए के मूल्य को आप बेहतर कैसे करेंगे, उस पर रोक कैसे लगाएंगे आप? अगर रुपए का अवमूल्यन होता चला गया तो निश्चित रूप से क्या महंगाई को रोक नहीं सकते? संभव ही नहीं है। जो चीजें बाहर से आती हैं उनकी ज्यादा कीमत आपको देनी पड़ेगी, और जब आप ज्यादा कीमत देंगे आपका विदेशी मुद्रा कम होता चला जाएगा, और परिणाम में होगा कि आप महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। संभव ही नहीं है। तो उस मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हुए दिखाई पड़ते, न कोई आप आश्वासन देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चुनावों के दौरान भाषण सुन लीजिए, वही बताते हैं कि धारा 370 को खत्म करना उनकी उपलब्धि है। वही कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण उनकी उपलब्धि है। वही कहते हैं कि यूसीसी उनके लिए उपलब्धि है। क्या ये तीनों के तीनों मुद्दे जनता से जुड़े हुए सवालों को हल करते हैं? क्या जो हाल के सर्वेक्षण आए हैं, उन सर्वेक्षणों में इन मुद्दों को लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकताओं में रखा है? वो मानते हैं कि इन मुद्दों के कारण चुनाव प्रभावित होता है, चाहे राजनीतिक दलों की लोकप्रियता बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो आप केवल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को संबोधित करती हुई दिख रही है। जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके मन में है कि महंगाई कुछ भी हो जाए, 1000 रुपए का हम पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन वोट देंगे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। वो कहते हैं कि कुछ भी कीमत हो जाए हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी है। अमीर आदमी सबसे खुश है क्योंकि उसको न तो रोजी की चिंता है, न उसको अर्थव्यवस्था की चिंता है, न उसको महंगाई की चिंता है। उसकी अपनी एक दुनिया, उस दुनिया में मगन है। उनको संबोधित होता हुआ ये घोषणा पत्र है। ये आम आदमी का घोषणा पत्र नहीं है। जो घोषणा पत्र लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल, किसानों को उसकी उपज का बेहतर दाम देने की बात न करे, जो घोषणा पत्र खाद और बीज जैसे किसानों के लिए उपलब्ध चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता हुआ न दिखाई पड़े, जो महंगाई को कम करता हुआ न दिखाई पड़े, कोई आश्वासन देता हुआ न दिखाई पड़े, हो सामाजिक समरसता की बात तो करे लेकिन उसको कैसे बेहतर बनाएगा इसकी बात न करे, उसके बारे में कोई उल्लेख न करे, संभव नहीं।
कि लोग उसको पसंद करेंगे या जनता का घोषणा पत्र है। अगर आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, रोजगार सृजन की आप बात नहीं करते, तो जनता का घोषणा पत्र नहीं हो सकता। जितनी बातें आप इस घोषणा पत्र में देखें जिसको हाईलाइट किया गया है, वो सब के सब वर्ग विशेष के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से इसकी तुलना करेंगे तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। कांग्रेस ने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, गरीबों को, सबको संबोधित किया है। उनका न्याय सब 5 लोगों के लिए, और उस न्याय की बात वो लगातार पिछले कई महीनों से, पिछले साल से वो करते चले आ रहे हैं, और अपनी गारंटियों की बात भी कर रहे हैं। गारंटियों की बात आप जो हाल के सर्वेक्षण है उसमें भी आप देख लीजिए कि उनकी गारंटी पर विश्वास करने वालों की संख्या कहीं कम नहीं है। वो भी तब है जबकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। प्रधान राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है, पिछले कभी किसी पद पे नहीं रहे। बावजूद इसके उनके द्वारा कही गई बातों में जो विश्वसनीयता है या उसको मानने वाले लोगों की तादाद है, वो कहीं भी बीजेपी से कम नहीं है। और वर्ग विशेष में, खासतौर से गरीबों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में की तुलना उस वर्ग में इसकी विश्वसनीयता बहुत बेहतर है। क्यों है ये? क्योंकि लोगों को लगता है कि तर्कसंगत है, या कांग्रेस अपने राज्य सरकारों में उसको लागू करती हुई दिखाई पड़ी है। उसने लोगों को संबोधित, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को संबोधित करने की कोशिश की है। तो आप भले कह लें कि 1.5 लाख लोगों का सुझाव मेरे पास आया था, 1.5 लाख लोगों के सुझाव को आप 2 बैठक में पढ़ लेंगे। ये तो पार्टी का रही कि 2 बैठकें हुई हैं इस समिति की, जो चुनाव समिति थी। 2 बैठकों में कैसे अपने अपना घोषणा पत्र बना सकते हैं? गोया कि आप जनता के जुड़े हुए सवालों से जुड़ना ही नहीं चाहते। आप अपने वर्ग के, अपने समर्थकों के समय को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह बाकायदे आपके चुनाव अभियान में दिख रहा है। मैं इस घोषणा पत्र को जन विरोधी मानता हूं, और ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस वर्ग में लोकप्रिय है या जो इसका प्रतिबद्ध मतदाता है, उनको संबोधित करता हुआ यह घोषणा पत्र है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाजपा अमीरों के लिए पसंदीदा पार्टी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह अमीरों के टैक्स माफ हुए, अमीरों को रियायती, इस बीच खड़गे जी का भी बयान आ गया, वो सुन लूं फिर संजीव जी आपके पास आऊंगा। फिर किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं, और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुँचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है, सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर। और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया, और अरे जो असल चीज़ है
लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? कह रहे हैं 5 साल हम मुफ्त अनाज, फिर दोबारा जो स्कीम है उसको चालू रखें। अरे आप कह देते हैं, हमने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, हम तो कानून ला के लोगों को वो लीगलाइज कर दिए। तुम 5 केजी अगर हमारा राशन में बढ़ोतरी की तो वो कोई बड़ा उपकार नहीं है कि ये 35 जो केजी पहले हम देते थे उसको ऐड हुआ। हर स्टेट में आपको मालूम है, कोई स्टेट में फ्री देता है, कोई स्टेट में 1 रुपये दिया पहले शुरू में, अब वो 5 केजी फ्री दे रहे हैं। कह रहे हैं बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन चलेगी, दक्षिण भारत में पूरी भारत में एक बुलेट ट्रेन चलेगी। तो पहले तो बोले कि अहमदाबाद टू बॉम्बे बुलेट ट्रेन लाने का बोले। जो आदमी 500 किलोमीटर अब तक बुलेट ट्रेन नहीं लाया, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कब लाएगा? और वेस्ट बंगाल से लेकर अपने गुजरात तक कब लेके जाएगा? ये सब झूठे वायदे हैं और हमेशा ऐसी चीजें झूठ बोलते 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 उन्होंने 2 इलेक्शन जीता, ये तीसरे इलेक्शन में नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एक बार विश्वास रखते हैं। सीए लागू करने की बात दोबारा से लागू करेंगे आप? देखिए, ऐसे चीज इस वक्त बोलने के बजाय वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के लिए, उनके युवाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ये पहले बता दो, बाकी के बाद हम उसको रिएक्शन देंगे। रेवड़ियों की बहुत बात करते हैं पीएम मोदी, उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के थ्रू हर घर को देंगे। देखो, पहले तो लोगों को रेवड़ी बोले आप, पहले तो लोगों को अगर राशन दिए तो भी क्रिटिसाइज करें, अब हम मुफ्त बिजली देंगे, कहाँ से देंगे आप? तो हम जब देते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और वही वोटों के लिए आप लोग करते हैं। तो ये समझिए कि हमारी बहुत सी जो गारंटीज है उससे घबरा कर उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है जो ये उनका लोगों को मिलना नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि फर्स्ट गारंटी हमने जो हिमाचल में दी वो निभाई, दूसरी गारंटी हम कर्नाटक में दी वो निभाई, तीसरी गारंटी का जो ये खोला वो तेलंगाना में दिया, वो कर दिए। हम तो वायदे पूरे करते हैं। अरे बाबा, तुमने जो वायदे किए थे वही अगर आप अनुष्ठान में नहीं लाए तो आगे क्या करने वाले हैं? लोगों का तो भरोसा उठ गया है। सर, एक अंतिम बात उन्होंने कही कि जिन लोगों ने गरीबों को लूटा वो जेल जा रहे हैं और ऐसे कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये जो लोग लूटे वो उनके झोली में है, उनके क्या बोलते हैं आप, उनके लैब पे बैठे हैं और वो शाह के वॉशिंग मशीन में जाके क्लीन होकर बाहर आए हैं। और अब तक उन्होंने जो 25 लोगों को ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जो केस डालकर उनको डरा के धमका के लिया है, फिर वो तो भ्रष्टी थे ना भाई। अगर भ्रष्टाचारियों को आप नहीं छोड़ने वाले हैं तो उनको पकड़ लेके अपने पार्टी में क्यों लिए, अपने गोद पे क्यों बिठाए? ये सबको मालूम होता, खुद ये लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए ये चीजें करते हैं। ये जितने भ्रष्ट थे वो सब पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ गए। संजीव जी, इस पूरे घटनाक्रम पर, घोषणा पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें लगभग आ गई, लेकिन मैं ऐसे देखता हूं कि कहीं ना कहीं चाहे मोदी हो या उनकी टीम हो और एनडीए हो, उसको ये भरोसा हो गया है कि वो जो कुछ करेंगे उस पर जनता उनका साथ देती चली जाएगी। देखिए, 14 का हमने देखा था, 14 में जिस मुद्दों पर वो आए थे, चाहे वो रोजगार हो और चाहे महंगाई हो, वो दोनों विषय 19 में थोड़ा सा
उद्धृत हुए थे, लेकिन बाद में सब चीजें वो पीछे, जैसे हम कह सकते हैं कि आगे पाठ और पीछे सपाट, वैसे हालात है कि पीछे की चीजों को आप मिटाते चलिए और आगे नई कुछ जो उनके जुमलेबाजी है या जो जिस तरीके से वो देश को कहीं एक भ्रमजाल में उलझाते हैं, फंसाते हैं, वैसे हम उलझाते और फंसाते चले जाएंगे। आप जो जो मूल विषय है उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते। आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमें तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं उन भावनात्मक मुद्दों पर जनता हमें सपोर्ट करती चली जाएगी और हम पुनः आ जाएंगे। अब तो जो उनके जो दावे हो रहे हैं, जो वो जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं, वो ताल दिख रही है। अब उन्होंने देखिए आज तमिलनाडु को लेकर जो एक उसमें आया कि तमिल भाषा को किस तरीके से उन्हें वो करना है, एक नया एक दुनिया में उसको पहचान दिलाना है। तो आपका सब कुछ मंतव्य दिखलाता है कि आपका मंतव्य क्या है कि येन केन प्रकारेण हम कैसे सत्ता में आ जाएं, कैसे लौट आए। यही एक मूल उनका विचार है। और ये जो मैं कह रहा हूं कि ये वो मानकर चल रहे हैं कि हमसे कोई पूछेगा ही नहीं, बात होगी ही नहीं। अब आप देखिए बड़ा दिलचस्प सा है कि वो महंगाई को लेकर एक उन्होंने कहा कि हम गैस जो है अब आपको थ्रू पाइपलाइन देने का जो है हम कोशिश की जाएगी, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो भाई अब कम क्या कर रहे हैं गैस की? जो अगर विपक्ष बात कर रहा है कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आपका कहीं उस तरफ है ही नहीं। आपने एक नया दे दिया, फिर आपने अभी सैटेलाइट टाउनशिप की बात करने लगे। अब खरबों रुपए, अरबों रुपए आपने स्मार्ट सिटी पर लुटा दिए। स्मार्ट सिटी का आशय क्या है आप पा लीजिए। भाई तो वैसे ही कि जो बीजेपी पोषित ठेकेदार है, सरकार द्वारा प्रदत्त जो ये पूरी की पूरी एक टीम है, पूरा गिरोह है, उसके लिए उसके रोजगार का नया अवसर है ये जो सैटेलाइट टाउनशिप की एक नई जो उन्होंने फेंका है। कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में कहीं से कहीं तक जो सही दिशा चाहिए, जो चाहे वो युवा हो, आप बार बार युवाओं से वोट मांगते हैं। अभी और भी पहले भी मेरे जो पूर्व के वक्ताओं ने बात की, भाई क्यों नहीं आप शिक्षा में क्या हालात हैं, आप जाइए ना IIM, जाइए ना आप IITs, कितनी महंगी है शिक्षा, कोई उस पर बात नहीं करते आप। कहीं से कहीं तक कोई आपका निशाना, कोई लक्ष्य प्रतीति नहीं होता है। आपने स्वास्थ्य को लेकर आपने जो बात की, भाई आज इतनी देर में जागे हैं, अभी पूर्व के हमारे जो सहयोगी हैं, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आपने वो सीनियर सिटीजन का जो केवल रेल का था वो बंद कर दिया था और आप नया एक गिमिक्स ले आए कि भाई हम 5 लाख तक का 70 साल के ऊपर को जोड़ लेंगे। अरे सर आप पहले ये तो बताइए कि पूर्व में क्या हुआ और दूसरा जो इस आयुष्मान योजना का हश्र क्या है, इसमें फला फूला कौन है, कैसे जो पूरा एक गिरोह है जो इस क्षेत्र का 3-3, 4-4, 5-5 हॉस्पिटल हो गए उन लोगों के। वो जो आप कहते हो आपदा में अवसर, आप उठाइए जो आपने तमाम बातें की कि हमने क्या कुछ किया जो कोरोना आया, तो कोरोना में देख लीजिए उठा के आप कौन फला कौन फूला, किनके पूरे के पूरे, अब मैं नाम लूंगा तो शायद बड़ी लोगों को मतलब मिर्च लगेगी कह सकते हैं हम उसमें। अब अभी दवाइयों की बात चल रही है, मैं खुद भुक्तभोगी हूं दवाइयों को लेकर, मैं उसका मतलब पीड़ित हूं, मैं कह सकता हूं। मेरी बिटिया रानी स्पेशल चाइल्ड है, पिछले मैं 2006 से उसका उपचार हिंदुस्तान भर में करा रहा हूं, अलग अलग जगहों पर चल रहा है। दवाओं की कीमत सर हम उठा के देखें तो जो दवा उसकी 6-7 हजार 8 हजार रुपए की आती है, डबल से कुछ ज्यादा हो गई है दवाओं की कीमत। आप कहते हो साहब हमको दवाओं को कम करना है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में जहां जो आप राहत की बात करते हो, जहां आप जो मिलना चाहिए जिन जगहों पर, और आपको बस ये भ्रम है कि हमारे जो ये भावनात्मक मुद्दे हैं कि सामने राम मंदिर बना दिया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, हमने जो है 370 खत्म ले आए हैं, हम 370 खत्म कर दिया है, हमने UCC लेकर आ रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं आप देखिए ना कि कितनी सारी ऐसी उनके जो वादे हैं अधूरे हैं, उस पे कोई। संजीव जी एक चीज मैं कहूंगा, ये मत कहा करिए कि 370 इन्होंने खत्म किया है। सच्चाई ये है कि 370 खत्म हुआ ही नहीं है, 370 का एक क्लॉज इन्होंने वो किया है बस। वही उनको लगता है कि हमारा जो हम वो जो अभी संजय सर ने शुरुआत अपनी की थी ना कि एक वो वीडियो वायरल हो रहा है कि कितनी ताकत से झूठ बोला जाए, बार बार बोला जाए, सबके द्वारा बुलवाया जाए जो उसके टीम के मेंबर है, तो सबको लगेगा सब कुछ सही हो रहा है, ठीक दिशा में जा रहा है, लेकिन हकीकत उलट है। अब सवाल बार बार देखिए हम जितनी जगहों पर देख रहे हैं, चाहे वो सभाओं को देखें या जो जा रहे हैं सर मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं पहले दौर जो 6 सीटों के लिए 19 तारीख को वोटिंग होना है, वहां बड़ी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी की टीम है, बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। सवाल पूछे लोगों से, अब कितना वोटों में किस तरीके से तब्दील होगा वो एक देखने वाली बात होगी। बालाघाट से निकल कर आ रहा था,
वो जो अभी हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में कि आपने घोषणा की थी कि हम एमएसपी को लेकर बात थी, मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी 2023 में पुनः सत्ता में लौटी है, 20 साल से सत्ता में आती है, 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है। और पूरे देश में इस तरीके के दृश्य हैं, किसान कई जगहों पर है कि राज्यों में नहीं घुसने दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, नहीं जा पा रही है बीजेपी। बावजूद इसके आपकी ठसक वही है, आपको ये लग रहा है कि हम जो कह देंगे वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। हम भ्रष्टाचार को लेकर हम दावा करेंगे, देखिए हमने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अरे आपने जिन जिन को लिया है उस पर कैसी जनता में रिएक्शन है आप देख लीजिए। आपने केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला, उसको लेकर चौक चौराहों जो टक ऑफ द टाउन होता है, गली मोहल्ले गांव हर जगह चर्चा है उसकी। हमारा जो वीडियो है हम ही को लौट के कई बार आते कि साहब ये आपने बहुत अच्छा दिखा दिया, ये बिल्कुल सही है, हम नहीं देख पाए वो गोदी मीडिया। तब गोदी मीडिया में भरोसा भी टूट चुका। अभी गोदी मीडिया तो यही गान कर रहा है, गा रहा है कि साहब इससे अच्छा मैनिफेस्टो हो ही नहीं सकता था। और दुनिया से तुलना हो रही कि दुनिया के लिए एक उदाहरण हो सकता है, जो जहां जहां इस तरीके की राजनीति है और जहां वो होता है उसके लिए एक मिसाल हो सकता है। तो कैसा मिसाल है साहब? अब आप ये वक्त मुझे लगता है कि जनता इस सबको देख रही है और शायद ये 2024 है संजय सर, इसमें जवाब मिलना चाहिए। संजय सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि मेरे एक मित्र ने लाइव देखते देखते और एक मुझे भेजा है आरटीआई की सूचना है, हाउ मच रेवेन्यू डिड द रेलवे डिपार्टमेंट कलेक्ट फ्रॉम टिकट कैंसिलेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24। कितने कितने कैंसिलेशन के पैसे आपने टिकट कैंसिलेशन के पैसे कलेक्ट किए। बताइए, आदमी रेल में कौन सफर करता है बेचारा, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, तो अगर टिकट कैंसिल करा रहा है तो उसका न्यूनतम पैसा होना चाहिए। लेकिन कितनी वसूली की है उसमें आरटीओ सर ने कहा ना कि सेवा मिली नहीं और आपने सेवा शुल्क वसूल लिया, सेवा दी नहीं गई, ली नहीं गई। तो उसमें आया है 22-23 में 2109 करोड़ रुपए, 2023 और 24 में 1762 करोड़ रुपए ये लोगों से वसूल किया गया। आप कल्पना करिए कि रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट महंगे कर दिए गए, बुजुर्गों को रियायत दी जाती है वो महंगी कर दी गई। इस देश में जो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, उसकी कमर तोड़ दी गई। हम लोग जाते हैं गांव में, मैं तो उन पत्रकारों में से हूँ जो स्पॉट पे रिपोर्टिंग करता है, गांव में जाता है, बात करता है। हम देख रहे हैं सिलेंडर रखे हुए हैं, वो कहते हैं बाबूजी भरवाने के पैसे ही नहीं है, एक बार आप मिल गया हमें, उसके बाद दोबारा भरवा नहीं पाए। तो उनसे पूछता हूँ राशन तो मिल रहा है, कहते इधर से राशन मिल रहा है, उधर से हमारे पेट्रोल डीजल के पैसे इतने बढ़ जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो जा रही है, सब चला जा रहा है। तो यह है, लेकिन सरकार है, अगर सरकार झूठ ना बोले तो काम कैसे चले। उसमें हमारे मोदी जी, लोग कहते हैं कि इतना तो कोई नहीं फेंक सकता जितना हमारे प्रधानमंत्री जी फेंकते हैं। लेकिन है बढ़िया प्रधानमंत्री, सुनने में मजा आता है। झूठ भी वो झूठ भी बोल रहा था, इतनी संजीदगी से मैं भरोसा ना करता तो भला क्या करता, वसीम बरेलवी साहब का शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, अजय भाई, सुनील जी, मैंने आपको सुबह ही सुबह परेशान कर दिया, छुट्टी का दिन और आपको मैंने इतना समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत आभार। थोड़ी सी देर में 1.25 लाख लोग देख चुके इस लाइव को, ये आपका प्यार मुझे अभिभूत कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 40 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए देखते देखते। आप सबके प्यार के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।